जी हाँ, मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और गहरा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। नई लहर में दिल्ली में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौतें हुई हैं। कोरोना से दिल्ली में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना के सक्रिय मरीजों में 3 दिन से गिरावट देखी गई है। शनिवार को सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 672 रह गई। कोई नया मामला भी दर्ज नहीं किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार 24 घंटे में 212 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। यह सुखद खबर है। दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक 1960 कोरोना के मरीज सामने आ गए हैं, जिनमें से 11 मरीजों की मौत हो गई है। देश में दिल्ली कोरोना के कुल मामलों में दूसरे नंबर पर है। नए वेरिएंट्स आमतौर पर तेजी से फैलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पहले जितने घातक हों। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और पहले से बीमार व्यक्ति सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। इससे हल्के लक्षणों से शुरू होकर गंभीर सांस की दिक्कत तक मामला जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्वास्थ्य एक्सपर्ट कहते हैं कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हालांकि सर्दी जुकाम के साथ सांस लेने में अगर दिक्कत से पीड़ित होने वाले मरीजों को डॉक्टर से मिलकर जांच कराना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अधिकतर लोग घर पर ही रहकर ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए संक्रमण की स्थिति में भी ज्यादा परेशान होने या अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्क रहना चाहिए हमें, और कोरोना से सावधानी बरतनी हम सबको जरूरी है। कोरोना इस वक्त तेजी से पांव पसार रहा है और कोरोना से सावधान रहना हमें बेहद जरूरी है। और लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये मुहिम चला रहा है कि लोगों को कैसे घर बैठे ही उनको विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से, एक्सपर्ट से कैसे उनको राय दी जाए, जिससे उनको जानकारी मिले। और कोरोना के इस बढ़ते हुए केसेस में जिस तरीके से लोगों के अंदर चिंताएं हैं, तमाम तरीके की इस वक्त कोरोना को लेकर के उलझने हैं, उसको दूर किया जाए। हमारा मकसद यही है, हमारा प्रयास यही है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये JN.1 वेरिएंट। आप देख लीजिए क्या है JN. वेरिएंट। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, और इसे हम ओमिक्रॉन का वेरिएंट कहते हैं। और 2023 में ही इसकी पहचान हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये वेरिएंट जो है अभी नया इसका नाम सामने आ गया है और ये बिल्कुल पूरी तरह से नए तौर पर सामने आया है। 2023 में ही इसकी पहचान हो गई। वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में सक्षम है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO के अनुसार यह कहा जा रहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कंसर्न यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड से अब तक कहां कहां तबाही आ चुकी है आप देखिए। ब्रिटेन में, सिंगापुर में, मलेशिया में, ये तमाम वो देश हैं, थाईलैंड में। इन देशों में अभी तक इस कोविड के वेरिएंट से तबाही आई हुई है, हांगकांग में भी। और नए वेरिएंट में एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान अब तक गंवाई है। आज देश में 7,383 एक्टिव केस मिले हैं। लक्षण भी जान लीजिए जरा। सूखी खांसी अगर आपको होती है, बुखार बार बार आता है, और साथ ही साथ आपके गले में खराश रहता है, गले में परेशानियां होती हैं, खांसी होगी, सर्दी जुकाम होता है, सिर दर्द करता है, तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। थकान अगर आपको होती है तो ऐसे में खुद डॉक्टर न बने, डॉक्टर से संपर्क करें, क्लिनिक में जाएं, और मेडिकल स्टोर पर यूं ही दवाइयां ना खरीदें, सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ये लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, और RT-PCR टेस्ट करवाएं। तमाम तरह की टेस्ट हैं उनको करवाएं। और कोविड से बचाव का बस यही एहतियात उपाय है। कोविड के जो लक्षण हैं अगर दिखें तो कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत के किन किन राज्यों में कोविड केस इस वक्त है देखिए जरा। दिल्ली में, हरियाणा में,
ये तमाम वो प्रदेश हैं जहां पर कोविड के केस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चुपे चुपे से वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे। देखिए, चलते हैं मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अकरम खान जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, और अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपके पास आऊँगा। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, और आपने कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को ज़रूरी जानकारी देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सर, पहला सवाल ये है कि इस पूरे वेरिएंट को कैसे देखें, क्योंकि WHO का ये कहना है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कंसर्न नहीं है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी, तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट की सलाह ये भी है कि इससे चिंताजनक स्थिति नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, इसका म्यूटेशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से प्रसार कर रहा है, उसको कैसे देखें? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, कोविड वायरस है, और ये आरएनए वायरस होता है। और इस बार जो इसका वेरिएशन हुआ है, इसकी स्पाइक सिंगल प्रोटीन में वेरिएशन हुआ है। और जैसा कि आपने कहा है, इसमें जो इन्फेक्ट करने की जो क्षमता है वो 5 टाइम्स ज्यादा है और पुराने वेरिएंट से। यानी इन्फेक्ट तो बहुत ज्यादा तेजी से करेगा। जैसे एक पेशेंट को एक आदमी 10 को या 12 को करता है, तो 5 गुना ज्यादा लोगों में इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जो WHO ने कहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसको बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। अभी तक ये बहुत ज्यादा सीरियस इसके पेशेंट नहीं है, लेकिन ये म्यूटेशन होकर के अक्सर ये बहुत ज्यादा तीव्रता में बढ़ सकता है। इसलिए इसको बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। जैसे कि हमने कहा कि एक पेशेंट में जो इन्फेक्ट करने की क्षमता है वो 5 गुना ज्यादा होती है। जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो इन्फेक्टेड है इसमें, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया है कि इसमें जो इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह सिम्टम्स होते हैं। खांसी, जुखाम, उसके साथ में बदन में पूरा दर्द होना, स्पेशली इसमें हेडेक होना। हेडेक एक रेट्रोबल्बुलर, मतलब आईज के पीछे की तरफ हेडेक होना, पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में, यहाँ पे सीवियर हेडेक होना। कुछ पेशेंट में एब्डोमिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट में दर्द, उल्टी या लूज मोशंस हो रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरिएशन होता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता कम है कि ज्यादा है। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो सांस के पेशेंट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है सांस के द्वारा, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। जब वो खांसता है या बोलता है, बहुत क्लोजली होता है, या कोई गवर्नमेंट बंद है, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सांस के द्वारा ड्रॉपलेट, इसको कहते हैं, ड्रॉपलेट से थूक के द्वारा निकल के दूसरे आदमी में जाता है। इसलिए ये, अगर जो आदमी को इस तरह के सिम्टम्स हैं, अगर वो अपने आप को स्वयं मास्क लगा ले, तो ये कम से कम 10 लोगों में जो वो इन्फेक्ट कर सकता है, और 10 लोग और 10-15 लोगों में इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये साइकिल ब्रेक हो सकती है। हर आदमी अगर नहीं भी लगा रहा है, तो जी। जो आदमी को जो एक नॉर्मल सिम्टम है, खांसी बुखार के फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं, अगर उसी को ये कंट्रोल कर ले, उसके होते ही वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को आइसोलेट कर ले, या अपने आप को मास्क का उपयोग करे, पब्लिक प्लेस में ना जाए, तब वो काफी चीजें, इसकी साइकिल हम लोगों को ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है सर, जल्दी से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। एक बार आऊँगा सर आपके पास। अकरम का रुख कर लेते हैं। अकरम, नोएडा में क्या स्थिति है अभी? क्या SOPs प्रशासन की तरफ से, और अस्पतालों की क्या हकीकत, क्या तैयारियां? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अभी पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें 14 नए मरीज सामने आए हैं, जिन जो सभी होम आइसोलेट हैं। और इसके अलावा 356 तक अभी तक का आंकड़ा पहुंचा था, जो कोरोना पॉजिटिव की अब तक की संख्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी करी गई है। उसमें से अभी 74 बचे हुए हैं, बाकी सब जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। और जो इसमें से 74 में से जो एक मरीज है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे बताया जा रहा है कि जो हार्ट या किडनी से जुड़ी बीमारी है उसके जरिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो अभी इस उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनपे इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि JN1 जो वेरिएंट है वो पिछले ओमिक्रॉन के मुकाबले कम घातक है, लेकिन लगातार एडवाइजरी जारी करी है। और देखिए, जिला प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार मॉक ड्रिल तो कर ही रही है। इसके अलावा
जो हॉस्पिटल है जैसे जेम्स हॉस्पिटल है या सेक्टर 30 में हॉस्पिटल है, हम्म, जो ये तमाम हॉस्पिटल है उनमें पिछली बार के मुकाबले इस बार ये तय किया गया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दोगुने बेड करिए जाएं, और जो हम्म, ऑक्सीजन प्लांट है जो कुछ टेक्निकल वजह से बंद पड़े हो, उन सबकी मॉक ड्रिल करने के बाद जो जो खामियां हॉस्पिटल में निकली थी और जो ऑक्सीजन प्लांट में निकली थी हम्म, उसको दूर किया गया है। इसके साथ ही जो ये भी लोगों से अपील की गई है, क्योंकि वेरिएंट कम घातक है लेकिन सावधानी जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि एक दूसरे के संपर्क में आने या छींकने से ये इस तरीके के लक्षण होने से ये फैल रहा है। और देखिए गौतम बुद्ध नगर में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां हाई राइज सोसाइटी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके फैलने का ज्यादा खतरा था। और ये हम सब ने देखा है इस बार भी जो अभी ये कोरोना चल रहा है हम्म, उसमें सबसे ज्यादा जो पेशेंट थे वो गौतम बुद्ध नगर में तेजी के साथ रोजाना बढ़ रहे थे। हम्म, और अगर आंकड़ों की प्रतिशत की बात करें तो 20% ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर से थे। जो यूपी में कोरोना अभी फैला हुआ है उसमें 20% जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। 20% वो गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े हैं जिन जो सामने आए हैं, जिससे मरीज यहाँ पर बड़ी संख्या में थे। लेकिन ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि ठीक खुद है, को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जी ठीक है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है बेहद। अकरम, आऊँगा आपके पास। एक बार ज़रा अनिल के पास चल लेते हैं। अनिल, क्या अपडेट है गाज़ियाबाद में, क्या स्थिति? देखिए, गाजियाबाद में कोरोना अपडेट की अगर बात करें तो अब तक जो केस आए हैं वो 77 केस आ चुके हैं। हुँ, देखिए, एक्टिव केस की अगर बात करें तो 18 केस एक्टिव है और 17 केस ऐसे हैं जो होम आइसोलेट है और एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 24 घंटे में एक केस भी गाजियाबाद में आया। ये राहत की बात कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिन से लगातार 5 या 6 केस लगातार पर डे आ रहे थे। और आप पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो एक ही केस पॉजिटिव आया है, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं। पर स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहले से ही आदेश दे दिए कहा हुँ, गया है हर स्थिति से आपको निपटना है, क्योंकि ठीक, जो हालात 2020 में रहे थे वो उस तरीके की सिचुएशन अब नहीं बननी चाहिए। और जो प्लांट है उनको उस तरीके से एक्टिव मोड पर लाए हुँ, और जो तमाम सरकारी या प्राइवेट अस्पताल है उनको भी आदेशित कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आपको कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयां है, जितनी दवाइयों की जरूरत है या हुँ, ऑक्सीजन की जरूरत है उनको तमाम पूर्ति है उसकी आपको ठीक है, रखें। ठीक है अनिल। आ रहा हूँ आपके पास। एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं फिर से। डॉक्टर राजीव, 2 प्रश्न हैं इस वक़्त जो दर्शक भी पूछ रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएँ इस वक़्त चल रही हैं लोगों की। लोग पूछ रहे हैं कि ये तेज़ी से इतना म्यूटेट क्यों कर रहा है? और दूसरी बात सर, कि ये भी प्रतिक्रियाएँ कई बार आ रही हैं कि जो लोग जिन्होंने दोनों डोज़ ले ली है, वैक्सीन की दोनों डोज़ जिन्होंने ले ली है, उन पर भी ये असर क्यों कर रहा है आखिरकार? देखिए, पहले प्रश्न का है कि ये म्यूटेट क्यों कर रहा है। कोई जी, भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने आप की जो क्षमता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने आप का अपना जो पिक्चर है, अपने आप की शक्ल है, वो बदलता रहता है। अगर हम लोग अपने भी एवोल्यूशन देखें, आदमी पहले अब से 400 साल पहले किस तरह का था और हुँ, 480 मिलियन पहले, और अब हम लोग की शक्ल कैसी हो गई। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से और अपने आप को सरवाइव के लिए करने के लिए हम लोग का म्यूटेशन होता है। हम लोग अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करते हैं। जी, जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो उसको, जैसे आपने कोई वैक्सीन लगाया, जैसे आपका दूसरा प्रश्न था, या फिर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, हुँ, तो इन्फेक्शन को मारने की क्षमता होने के लिए और इनको वायरस को सरवाइव होना है या बैक्टीरिया को सरवाइव होना है, तो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, अपना प्रारूप बदल लेते हैं, जिससे कि ये स्वयं अपने आप को सरवाइव कर पाए। ये कुदरती एक देन है, हुँ, सबको अपने सरवाइव होने की क्षमता है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन 2 तरह का होता है। एक हॉरिजॉन्टल म्यूटेशन जिसमें कि ज्यादा शक्ल नहीं बदलती है, उसमें वैक्सीन वही होती है, काम कर जाती है, अपनी जो सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट वही होते हैं। एक वर्टिकल म्यूटेशन जिसमें पूरी पूरी शक्ल बदल जाती है और वो ज्यादा भयावान होता है। तो अभी तक ये केवल हॉरिजॉन्टल म्यूटेशन हो रहा है। केवल एक स्पाइक प्रोटीन जो इसके ऊपर की खोल होता है, उसके ऊपर जो डिफरेंट स्पाइक्स होती हैं, उसकी एक प्रोटीन में केवल परिवर्तन हुआ है।
और इसकी इन्फेक्टिविटी 5 टाइम ज्यादा है। दूसरा प्रश्न जो है कि जो लोग वैक्सीन हो जिनको लग चुकी है या फिर जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, उसको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? जी। पहली चीज ये है कि अभी कोई भी वैक्सीन लगती है उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो धीरे धीरे आती है और काफी समय तक रहती है, लेकिन समय के हिसाब से उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्षीण पड़ने लगती है। तभी तो इसलिए कभी भी हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या और भी वैक्सीन लगाते हैं वो हर साल एक एक बार लगाते हैं, यानी कि उसके बाद में दूसरे साल को वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है। हम्म, हम लोग की प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा जिनको इन्फेक्शन हो गया है, जो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जी वो सर। भी उनका भी जो रोकने की क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगती है। जो लोगों ने बूस्टर लगाया होता है उनके साथ भी यही चीज होती है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया है जी। उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यहाँ पे मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है या तो इन्फेक्ट हो चुकी है, इवन मोर देन 90%, या फिर उनको वैक्सीन लग चुकी है। तो कुछ ना कुछ प्रतिरोधक क्षमता तो है, लेकिन वायरस ने भी अपनी शक्ल बदल ली है, इसलिए वो अंदर म्यूटेशन होता है, अंदर इसको इन्फेक्ट करने की पावर ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि कोई वैक्सीन, जैसे पिछली बार कोविड की वैक्सीन लगी थी, जैसे ही वैक्सीन लगती है उसके 14 अभी दिन लाइव बाद जाऊंगा एंटीबॉडीज बनती हैं। जी। व्हाट्सएप यानी देखो। कि अक्सर लोगों को उस समय भी देखा कि हमारी तो वैक्सीन लग गई, अब हम बिल्कुल हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये पूर्णतः गलत है। 14 दिन बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है और धीरे धीरे करके उनको एंटीबॉडीज बनती है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी वैक्सीन लगती है तो इन्फेक्शन होने की दर को कतई कम नहीं करती। अगर 100 आदमी को इन्फेक्शन होना है और सब वैक्सीनेट हो गए तो 100 आदमी को इन्फेक्शन होगा, लेकिन उनकी सीवियरिटी यानी उनके कॉम्प्लिकेशन होने की दर काफी कम हो जाती है। तो ये जो लोगों की भ्रांति है कि हमने वैक्सीन लगा लिया इसलिए हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, कतई गलत है। अच्छा वैक्सीन के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, जी। लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी। इसलिए हम लोग को ये बात की जरूरी है हाँ। कि वैक्सीन लगने के बाद में, इसीलिए काफी, और जो एंटीबॉडीज भी बनती है, हर आदमी को वैक्सीन लगी लेकिन हर आदमी की एंटीबॉडीज बनने की क्षमता अलग अलग होती है। जिन लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, जो स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं, रात को देर से सोते नहीं हैं, या फिर उनको प्री एग्जिस्टिंग या कोई मॉर्बिड डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, उनका रीनल या किडनी ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट हो चुका है, या उनको ऐसी दवाइयां चल रही, स्टेरॉइड्स वगैरह चल रही जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको इस तरह के इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और वो लोग जिनको एक बार कोविड हो चुका है और उनका फेफड़ा 40-50% से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, और उनको हीलिंग के बाद में अगर थोड़ी सी फाइब्रोसिस हो चुकी है तो उनकी लोकल प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक आदमी को दूसरे आदमी से खांसने पे या छींकने पे ही इन्फेक्शन होता है। तो यानी फेफड़ों को, नाक फेफड़े का पहला दरवाजा है, नाक से लेकर के जो सांस की नली है, अगर इसमें सूजन है, स्मोकर है, या किसी तरह से ऐसे इन्वायरमेंट में कर रहा है जहाँ पे हाईली पोल्यूटेड है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता, जो लोकल इम्यूनिटी है, वो कम होती है। इन्फेक्शन हो करके, इन्फिल्ट्रेट करके बॉडी में पहुंच के उसको डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि सर जिसकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, उस पर ये ज़्यादा असर करेगी। अगर एक लेमैन टर्म में, अगर लेमैन के रूप में सर, अगर आम दर्शक के रूप में अगर आपसे पूछूं कि आगे आने वाले समय में आपका अनुभव क्या कहता है कि ये विकराल हो सकता है, इसका वेरिएंट जो आने वाले समय में अगर बढ़ता है? अगर हमने देखा फर्स्ट वेव में कोविड के समय में, कोविड काल के समय में फर्स्ट वेव में उतनी हमने देखा था सीरियस मामले नहीं सामने आए थे। सेकेंड वेव में तो महामारी एक तरीके से आ गई। तो आने वाले समय में क्या इसका और भी खतरनाक वेरिएंट आ सकता है क्या, जो लोगों को परेशान करेगा? ये वैसे तो प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता कि आने वाले टाइम पे कैसा होगा, लेकिन अगर हम जी। इस वायरस की बात करें, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ता है वो बहुत तेजी से डाउन होता है। अगर पहली बार देखें तो स्लोली आया था, हम लोग बिल्कुल रिलैक्स थे, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होना है, स्लोली बढ़ करके वो काफी समय तक ड्यूरेशन रहा है। ये वायरस में इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, सीवियरिटी कम है, बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर हम देखें अब से 10 दिन 15 दिन पहले नंबर ऑफ केसेस जो कफ कोल्ड के आ रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कोविड ही बिल्कुल सर, था, डबल डिजिट लेकिन में थे। जो वायरल इन्फ्लुएंजा के अब तो पेशेंट आ 7,000 रहे के पार है। हैं, हाँ, जो एक पेशेंट का आता था पूरी पूरी फैमिली उसको इन्फेक्ट होती थी, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में थोड़ा सा इसकी इन्फेक्टिविटी कम हुई है, उतने नंबर ऑफ पेशेंट हमारी ओपीडी में नहीं आ रहे हैं। सीरियस पेशेंट तो ऑलमोस्ट हम कहेंगे जो उनको कंडीशन, जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, किडनी फेल्योर में है, कोई और प्रॉब्लम है, उनके साथ में उनको प्रॉब्लम हुई है,
तो नंबर पेशेंट कम हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है डिक्लाइन फेज में है। लेकिन जैसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन कोई भी वायरल इन्फेक्शन किस समय म्यूटेट करके किस तरह से भयावान हो जाए, ये कहना मुश्किल है। स्पेशली अगर हम उसका रीजन बताते हैं, तो जब ये पहली बार इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन आया, ये उन सिटीज में आया जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थे, जहां से फ्लाइट्स आती थी, बाहर से लोग आए थे, पहले वहां से इन्फेक्ट हुआ, वो फिर उसके बाद में जनरल पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन में स्प्रेड करा। यानी साउथ में आया, जहां जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, बॉम्बे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, उधर साउथ के जो सिटीज हैं जहां पे लोग ज्यादा माइग्रेट कर कर आते, वहां से शुरू होकर के वो स्प्रेड कर रहा था। इसी तरह अगर यूरोपियन अमेरिकन, जिनका जेनेटिकली लोगों का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एशियंस या और लोगों में, जब इस तरह के जेनेटिकली डिफरेंट लोगों से वायरस मूव करके दूसरे में आता है, तो उसका रूप बदलता है जी। कुछ वायरस, हम इस वायरस की बात नहीं कर रहे, कुछ वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन में आते हैं। लेकिन मैमल्स टू मैमल, यानी कि हमसे पिग में, पिग से कुत्ते में, कुत्ते से, इस तरह से जो आते हैं, उसमें म्यूटेशन थोड़ा सा डिफरेंट और तेजी वाला होता है। पिग में इन्फेक्शन अगर जाता है तो पिग से कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई को होकर के ह्यूमन में आता है। बर्ड से जब इन्फेक्शन ह्यूमन में आता है, तो बर्ड मैमल नहीं है, एक डिफरेंट स्पीशीज है, उससे जब इन्फेक्ट ह्यूमन में आता है, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डैमेज करता है और बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। तो डिपेंड करता है किस स्पीशीज से कहां से आ रहा है। जेनेटिकली यूरोपियन या अमेरिकन से इंडियन में आ रहा है, या इंडियन से आपस में ही ये स्प्रेड कर रहा है, या एनिमल बर्ड से डिफरेंट स्पीशीज से होकर के ह्यूमन पे आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली एडॉप्टेशन, यानी उनकी अपने आप को बदलने की क्षमता, और किस तरह के लोगों से ये स्प्रेड हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे होने वाले समय में कोर्स ऑफ इन्फेक्शन इस पर्टिकुलर वायरस का या आगे भविष्य में होने वाले वायरस का किस तरह के प्ररूप रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज है, कोविड ना गया है ना जाएगा, इसकी रूप बदलता रहेगा। ये पहले भी था, आज भी है, आज भी रहेगा। तो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस सदियों से पहले से भी आ रहा है, आज भी रहेगा। हाँ, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हम लोग बहुत तेजी से माइग्रेट करते हैं। पहले बहुत कम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, अब एक देश से दूसरे देश में इतनी तेजी से जाते हैं कि इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्लोजली हम लोग रहने लगे हैं, वेंटिलेटेड घर हम लोग के खत्म हो गए हैं, एसी कमरों में, बंद कमरों में पार्टी भी होती है, बंद कमरों में स्मोकिंग भी होती है, बंद कमरों में हम लोग, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जो कि कभी वेंटिलेट ही नहीं हुए। तो इन्फेक्शन होने की दर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल। और सर, आप इतने अच्छे से और आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं कि दर्शक इसका लाभ जरूर ले रहे होंगे घर पे बैठे-बैठे, और यही इंडिया न्यूज़ का एक प्रयास भी है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, आप जैसे एक्सपर्ट्स की राय पहुंचाया जाए। लेकिन सर, एक सवाल और मेरा छोटा-सा आपसे रहेगा कि अभी वेरिएंट ऑफ ये इंटरेस्ट है, वो कब समय आएगा जब हम इसे कह सकते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाएगा? देखिए, बहुत ही साधारण सी चीज है, चूंकि हमने कहा है कि मेन ऑर्गन, जब रेस्पिरेटरी वायरस है तो मेन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लंग या फेफड़े होते हैं। फेफड़े का मेन काम होता है ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना। अगर किसी भी बंदे को, चाहे वो सांस का पेशेंट हो या नहीं है, अगर उसको पहले सांस के पेशेंट नहीं है और अब इन्फेक्शन होने के बीच में, यानी फीवर होने के साथ में या फीवर खत्म होने के बाद भी उसका स्टेमिना कम हो रहा है, ज्यादा चलने पे सांस फूल रही है, एक्सट्रीम वीकनेस है, उठने का मन नहीं कर रहा है, उसको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन में उसके लंग को इफेक्ट कर रहा है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो 98-96 था, वो 90 से कम हो रहा है या 85-86 हो रहा है, ये तो है ही है। ठीक है सर, बहुत माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक अपनी महत्वपूर्ण सलाह पहुंचाई, और इससे जाहिर सी बात है कि दर्शक जो है बहुत लाभान्वित हुए होंगे। अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरीके से देखिए, आप इस वक्त कोरोना पांव पसार रहा है, हम सभी को भी कोविड बिहेवियर को अपनाना होगा और एहतियात ही है।